Hello everyone, welcome to Rep Sports. When he first emerged into the scene, there was talks about his raw pace. He was part of that famous space brigade that featured the likes of Ishant Sharma, Mohammad Shami, Jasprit Bumrah, Bhuvaneshwar Kumar. You guessed it right. I am talking about Umesh Yadav. And in the next few minutes, we are going to talk about his personal career, obviously the current crop of fast bowlers that have impressed in the ongoing IPL. उमेश भाई स्वागत है आपका रेप स्पोर्ट्स में फर्स्ट थिंग्स are you missing the action and how disappointing was it for you to see getting unsold in IPL auction? Thank you so much. Uh, it's a pleasure to be here. Uh, बिल्कुल यार मिस तो करते हैं क्योंकि आई एम आउट फॉर द दिस एक्शन बिकॉज ऑफ माय इंजरी. आई हैड अ Achilles tendon injury which took a 1 year totally to be come back and ball again. So I'm trying my best to be like recover as soon as possible, but काफी टाइम लग गया. यानी उस बीच में मैं एनसीए में भी था, अपना रिहैब किया. बट ये इंजरी ऐसी थी कि आपको उसको पूरा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि एक्लिस टेंडन इंजरी ऐसी इंजरी है कि बार-बार आती जाती रहती है. तो 50% मेरा एक्लिस टेंडन रप्चर हो गया था. उसके बाद मैंने सर्जरी कराई इंग्लैंड में, उसके बाद रिहैब किया और रिहैब खत्म होने के बाद मैंने स्टार्ट किया था टी20 से विदर्भा विदर्भा के लिए. और मुश्ताक अली के मैंने 3 मैच भी खेले यानी ऑक्शन से पहले. बट माइट भी होता है ना कि आपको पता है कि वो थोड़ी चीज़ें रहती हैं लोगों के दिमाग में कि मैं उमेश पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला, पूरे मैचेस नहीं खेला मुश्ताक अली की, सो माइट बी ही विल नॉट फुल्ली फिट. और वो सब चीज़ें थी लोगों के दिमाग में, क्योंकि एक मैच मेरा मुंबई के अगेंस्ट वाला खराब भी गया. उसके बाद टोटल मैं 3 मैच खेला और मुझे पूरे मैच खेलने के चांसेस नहीं मिले. सो देयर इज़ समथिंग बिकॉज़ ऑफ सम पीपल, क्योंकि लोगों को मौका मिल गया कि उमेश को इंजरी हुई है तो देखते हैं. फिर वो होता ना, आपको पता है जो माहौल बनता है कि हाँ दिस इज़ अ टाइम, उसको बोलते हैं कि नए लड़के ट्राई करने हैं. उस चक्कर में थोड़ा-सा अप एंड डाउन हुआ. उसके बाद मेरे को वनडे भी नहीं खेलने मिला, जबकि मैं फिट था. और उसकी वजह से फिर होता है ना कि ये सबके दिमाग में और सबके माइंड में ये चीज़ें चली गई कि शायद उमेश फुल्ली फिट नहीं है इसलिए खेल नहीं रहा है या फिर वो सेलेक्ट नहीं हुआ है. बट ऐसा कुछ नहीं था. लोगों के मिसकंसेप्शन की वजह से और लोगों ने जो बाहर मैसेज फैलाया कि नहीं उमेश फिट नहीं है, खेल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से डेफ़िनेटली होता है कि लोग फ्रेंचाइज़ी वाले ऐसा फ़ील करते हैं. बट यूज़ुअली ये भी था ना कि लोग आए थे वहाँ पे, मैच देख रहे थे, मैं फिट हूँ, नहीं हूँ. लोगों को लगा, क्या नहीं लगा, उसके बाद आगे लोगों ने कैसा इसको फॉरवर्ड किया. दैट्स ऑल हाउ इज़ हैपेंड. तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं आईपीएल टीम में नहीं हूँ और उसकी वजह से मैं खेल नहीं पाया. तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी थिंकिंग है लोगों का, जो भी सोच है, वो एक्चुअली पहले देखें कि हाँ, सही में क्या चल रहा है. लोगों के बोलने पे और उनके सोच के हिसाब से चलना इज़ नॉट गुड. क्योंकि अगर क्रिकेट नहीं खेलना होता तो मैं ऑटोमेटिकली ऐसा बंदा हूँ कि मैं खुद ही बोल देता कि नहीं भाई मैं फिट नहीं हूँ और मैं नहीं खेलने वाला. बट मुझे पता है कि मेरे इसमें अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है. आई एम ट्राइंग हार्ड कि फिर जब भी मौका मिले और ये सीज़न जब चालू होगा फिर से, सो मैं आपको दिखूँगा फिर से. पर डिसअपॉइंटिंग है. तो उमेश भाई जो हम कह रहे थे कि अभी आप जब देखते हो कि 250-260 रन चेज हो रहे आसानी से, तो एज अ बॉलर क्या आपको नहीं लगता है कि क्या क्या हो रहा है यार, ये बॉलर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है? तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात वैसा नहीं है. देखिए विकेट्स उस हिसाब से बन रहे हैं, विकेट थोड़े फ्लैट हैं. कहीं-कहीं विकेट में हेल्प हो रही है फास्ट बॉलर को, पर कहीं-कहीं नहीं हो रही. बट जैसे हम टी20 क्रिकेट देख रहे हैं ना, जैसे इन्वॉल्व हो रहा है क्रिकेट, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एज़ अ फास्ट बॉलर. आप अगर जगह पे बॉल नहीं डालेंगे, अगर आप कोशिश करें कि मैं पहले ओवर से ही यॉर्कर स्लोअर डालना चालू कर दूँगा, तो दिक्कतें बढ़ जाएँगी. कि बॉलर जो बैट्समैन है वो वही चाहता है कि आप अपनी लाइन लेंथ से हटो, आप कुछ खराब डिलीवरीज़ डालो जिस पे मैं रन बनाऊँ. तो आपको क्या लगता है एज़ अ बॉलर आप कभी-कभी नहीं करते हो, बैट्समैन को ब्लफ करते हो, तो बैट्समैन भी वैसे करेगा ना. अगर आप अच्छी जगह पे डाल रहे हो कंटिन्यू 4-5 बॉल और उसके बाद वो स्टेप आउट होता है, आपको शॉट खेलता है, उसके बाद फिर आप चेंज कर देते हो, आप नेक्स्ट बॉल स्लोअर डाल दोगे, आप वाइड यॉर्कर डाल दोगे, आप कुछ और बॉल डाल दोगे. तो उसमें क्या उसके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि बैट्समैन तो चाहेगा कि आप उसकी 3 विकेट्स को छोड़ के कहीं और डालिए बॉल, जो उसके लिए आसान है. तो क्यों
हम कह रहे हैं कि मुश्किल है, बट आप दूसरे साइड में देखिए, जॉफर आर्चर है, नांद्रे बर्गर है, और जो गुजरात के बॉलर्स है, रबाड़ा है, मोहम्मद सिराज है, और उसके बाद खम्बोज है, और इतने सारे टीम में बॉलर है। अगर हम देखें तो लखनऊ वाले बॉलर भी, वो भी तो अच्छा डाल रहे हैं, पावर प्ले में विकेट ले रहे हैं। सो वो क्या डिफेंड कर रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं ना, अगर बॉल स्विंग हो रहा है तो आप वो बॉल को यूज कीजिए। जो बॉलर नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेशेंस, जल्दी पेशेंस खो दे रहे हैं और कुछ नई चीजें स्टार्ट कर दे रहे हैं। क्योंकि पावर प्ले की बॉलिंग तो आपको पावर प्ले की तरह करनी पड़ेगी, और डेथ बॉल ओवर की बॉलिंग डेथ की तरह करनी पड़ेगी। और दूसरी ये भी चीज है ना कि आपको अपने फास्ट बॉलर को बताना पड़ेगा, आपको उनको उनका गेम प्लान देना पड़ेगा कि आप किस जगह बॉल करने वाले हो, आप कौन से टाइम पे आओगे बॉलिंग करने। अगर वो पहले से क्लैरिटी देंगे तो आप, आपके बॉलर उस हिसाब से प्रैक्टिस करके आएंगे ना, उनको उतना उस हिसाब से ट्रेनिंग करेंगे कि मुझे अगर पावर प्ले में 2 ओवर डालने हैं और 2 डेथ में डालने हैं, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस और आपका प्लान करोगे। अगर आपको ही नहीं पता है, गेम में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, नो डाउट, एज अ बॉलर या एज अ बैट्समैन आपको पता नहीं होता, कभी भी आपका नंबर आ सकता है और कभी भी आपको बॉल दिया जा सकता है बॉल डालने के लिए, पर उसके लिए बस गेम प्लान वही होता है बेस्ट, कि आपको पता हो कि मैं कौन से टाइम पे आऊंगा, कौन से जगह पे मैं बॉल डालूंगा, वो पावर प्ले होगा या डेथ में मुझे ज्यादा डालना है, तो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। और एज अ बॉलर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अगर अपना पेशेंस खो देंगे, यूजली होता है ना कि आप नेट में एक बॉलर को देखोगे, वो बहुत खुल के बॉल डाल रहा होता है, तो नेट में हमें लगता है अरे सारी यॉर्करें गिर रही हैं, सारे स्लोअर बॉल अच्छा डाल रहे हैं, और नेट्स में जो बैट्समैन उनको भी अच्छा वो डालते हैं। बट नेट्स की बॉलिंग और जब आप गेम में आते हैं ना, बहुत फर्क पड़ता है। वो बॉडी लैंग्वेज, वो कॉन्फिडेंस और जो फ्रीडम नेट में होता है ना, वो चला जाता है सब, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं। एक बाउंड्री बनने के बाद आपके ऊपर प्रेशर आने लगता है, तो आप उस हिसाब से सोचने लगते हो कि अगर मेरा यॉर्कर नहीं गिरा तो, अगर मेरा स्लोअर नहीं गिरा तो फिर क्या। तो वो सारी चीजें ना मैच टाइम पे होती है, जब आपको रन पड़ रहे होते तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब एज अ फास्ट बॉलर आपको पता है कि 4 में 40 रन अगर आपको पड़ने ही वाले हैं, तो उससे बेटर आप विकेट के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं फिर? आप आउट करने को सोचोगे तो आप तो पॉजिटिव बॉलिंग करोगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एज अ व्यूअर मीन्स ऑब्वियसली आई नो T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट मीन्स लोग जाता है मजा छक्का चौका देखने के लिए बट आप ये चाहते हो कि यू गो फॉर अ 250 260 रन मैच जहां पे चेज भी हो जा रहा है या फिर कल हमने मैच देखा कि 155 रन में कितना ड्रामा था या ऑब्वियसली देयर इज समथिंग फॉर द बॉलर्स देयर इज समथिंग फॉर द बैटर्स तो क्या आपका एज अ व्यूअर आप क्या चाहेंगे देखिए, एज अ व्यूअर आपको दोनों चीजें चाहिए। आपको बड़े रन की चेज भी देखने हैं, आपको छोटे गेम का वो एंजॉयमेंट भी चाहिए। सो कभी काल अच्छा लगता है, पर एक ही दिन में अगर 1000 रन बन रहे हैं तो फिर सोचने की बात है। फिर उसमें आप ये नहीं कह सकते ना कि ग्राउंड वैसा था या विकेट वैसा है, कि विकेट तो ऑब्वियसली आपको पता है कि थोड़े फ्लैट और वो सब मिलने वाले हैं। कहीं कोई कोई विकेट आपको मिलेगा कि जहाँ पे विकेट ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, थोड़ा बॉल घूमेगा या अप एंड डाउन होगा बाउंस, जैसे कि हमने चेन्नई में देखा कल, वो हुआ। बाउंस थोड़ा था, पहले इनिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था खेलना, तो वहां रन नहीं बना, बट सेकंड इनिंग में वो सेटल हो गया। तो वो आपके पास ना वो एक पॉजिटिव थिंग होगा कभी, पर वो टॉस पे डिपेंड करेगा कि आपको वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो आपको डिसीजन सोच समझ के लेना पड़ेगा। तो ये सब सोच के बाद आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एज अ बॉलर देखो, आपके पास भी ऑप्शन है, आपको 4 ओवर ही डालने हैं, बट आप अपनी बॉलिंग कैसे प्लान करते हो वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि 250 बने, मुझे पता है कि बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की, बट आप उसमें ये भी तो देखो कि सही में जो एज अ बॉलर आपने जो प्लान किया, तो आपने उसके हिसाब से बॉलिंग डाली है, आपने खराब बॉलें कम डाली है, तो वो भी देखना पड़ेगा ना। अगर आपने प्लान कुछ किया था, अगर अपनी खराब बॉलों का जो परसेंटेज अगर वो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली रन भी ज्यादा बनेंगे। आप अगर अच्छा बॉल डाल रहे हो, अगर उस पर रन पड़ गया, तो कोई भी बोलेगा हाँ ठीक है, अच्छा बॉल था, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट खराब बॉल डलते रहेंगे और रन पड़ते रहेंगे, तो फिर तो दिक्कत आएगी ना। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको खराब बॉल का जो परसेंटेज है वो कम करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे बॉल डालनी पड़ेगी। जैसे बैट्समैन अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, तो आपको अपने एज अ बॉलर आपको अपनी स्ट्रेंथ पे बॉल डालनी पड़ेगी, और थोड़ा पेशेंस और वो कॉन्फिडेंस आपकी बॉलिंग में। ये नहीं है कि 4 रन पड़ गए तो आपके शोल्डर नीचे हो गए, फेस वो हो जाता है कि अब यार ओवर तो खराब हो गया, क्योंकि रन पड़ेंगे, बट उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे आप क्या करने वाले हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हार पहले ही मान ली कि यार अब तो रन पड़ेंगे मुझे, अब जाने वाला हूँ रन के लिए, अगर आपने वैसा बॉडी लैंग्वेज कर दिया, तो बैट्समैन के लिए तो ईजी है ना। वो तो तुरंत भाप लेगा कि आपने ऑलरेडी हथियार डाल दिए हैं, तो वो आप पे काबू कर लेगा ना, फिर आपके ऊपर वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा है।
तो एज अ बॉलर आपके भी पास बॉलें हैं ना, बैट्समैन को तो एक बॉल आउट करने होने में लगती है, आपके पास तो 4 ओवर है, 24 बॉल है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी के टाइम में। 250 रन बन रहे हैं ठीक है, पर अगर आप अच्छी बॉल डाल के रन देते हो तो आप खुद को बोल सकते हो ना कि नहीं, मैंने जो प्लान किया था, मेरी जो बॉलिंग थी मैंने की, पर रन पड़ गए ठीक है। बट अगर जब आप शीशे के सामने खुद जाओगे और जब बोलोगे कि नहीं यार मैंने बॉलिंग ही खराब की है, तो फिर उसका क्या क्या मतलब है? कुछ नहीं है फिर। यानी आप तो या तो फिर प्रैक्टिस कम हो रही है, या फिर आपका कॉन्फिडेंस जब बॉलिंग कर रहे हो वो नहीं है, या फिर आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कब आएगा कि आप उतनी बॉलिंग नेट्स में करोगे और वैसे ही प्रैक्टिस करके आप जब मैच में जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैं अभी मेरे को यॉर्कर डालना है, मैं यॉर्कर डाल दूंगा, अभी मेरे को स्लो डालना है स्लो डाल दूंगा। और उसके बाद मेन चीज़ है आपको एक्सेस करना कि इस विकेट में कौन सा बॉल अच्छा रहेगा। ग्राउंड के हिसाब से भी आपको सोचना पड़ता है, यॉर्कर में डालूं कि मैं स्लोअर ज़्यादा डालूं, वो भी सोच के आपको चलना पड़ता है। तो यॉर्कर के भी कई तरह के होते हैं ना, वाइड यॉर्कर होता है, स्टंप लाइन यॉर्कर होता है, और स्लोअर भी होता है। एक तो पीछे वाला स्लोअर होता है, एक ऊपर वाला स्लोअर होता है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कौन से लेंथ पे, कहाँ पे और किस विकेट पे कैसे डालना है। उमेश भाई, अभी आईपीएल मिड सीजन हो गया और इट्स ऑलमोस्ट मिड ऑफ द सीजन। तो कौन सा टीम का बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फास्ट बॉलिंग अटैक, सबसे इंप्रेस किया आपको? देखिए मुझे तो लग रहा है कि जो आरआर और जो जीटी का है फास्ट बॉलिंग, उन्होंने मुझे ज्यादा इंप्रेस किया है, क्योंकि उनके पास पेस है और वो स्विंग है। और वो जब नया बॉल डालते हैं ना पावर प्ले में, तो वो यूज भी करते हैं, वो दिखाई देता है क्योंकि वो विकेट लेते हैं उस पावर प्ले में। और मेरे को देखा जाए तीसरा, मेरे को लगता है फिर उसके बाद लखनऊ का, ये जो 3 बॉलिंग अटैक है ना फास्ट बॉलिंग, इनको लगता है कि जब वो नेट ने पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं तो आउट करेंगे। वो पेस, वो स्विंग और वो फास्ट बॉलिंग जो माइंडसेट होता है, वो जो दिखते हैं ना फास्ट बॉलर के, हाँ कि इनमें दम है और ये एक्चुअली बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। और बैट्समैन भी सोचता है उनके अगेंस्ट खेलने में कि भाई अगर खराब खेला तो आउट हो जाएगा। तो वैसा अटैक मुझे लगता है कि जो आपका राजस्थान रॉयल्स के फास्ट बॉलर आर्चर हो या नांद्रे बर्गर, वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट में बॉलिंग कर रहे हैं। और वो पावर प्ले में विकेट लेते ही लेते हैं। जो भी उनका बॉलिंग है वो ज्यादा वेरिएशन नहीं डालते उस टाइम पे पावर प्ले में। उनको पता है बॉल स्विंग हो रहा है, हार्ड लेंथ हिट करनी है, वो कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी गुजरात, जिसमें सिराज हो या फिर वैसे रबाड़ा हो या प्रसिद्ध हो, जो भी हो वो भी आते हैं। उनको पता है कि इस विकेट पे बॉल स्विंग हो रहा है तो मुझे लेंथ पे बॉल डालनी है, तो वो पूरी कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद आप एलएसजी में आते हो, जिसमें आपके पास है शामी है, प्रिंस यादव है, मोहसिन खान है। उनको भी पता है कि नया बॉल कैसे यूज करना, नए बॉल से विकेट आप कैसे ले सकते हो। आप कॉर्ड बिहाइंड, एलबी, बोल्ड, ये सारी चीजें देखोगे, आप अच्छी लेंथ पे डालोगे तो बैट्समैन कहीं ना कहीं आपको कवर्स में, पॉइंट में, ऐसी जगह पे आउट होगा। तो वो मुझे लगता है ये लोग यूज कर रहे हैं प्रॉपर नए बॉल को, कि नया बॉल कैसे डालना है। बाकी कई टीमें थोड़ी स्ट्रगल कर रही हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कोई पावर प्ले में विकेट ले पा रहा है, कोई नहीं ले पा रहा है। तो उसके वजह से गेम काफी दूर चले जाता है, क्योंकि अगर आप पावर प्ले में विकेट नहीं लोगे तो जो बैटिंग टीम है उनके लिए तो हमेशा एज होता है ना फिर, कि वो जैसा खेलना है वैसा ही खेल सकते हो, फिर तो बड़े बड़े रन तो बनेंगे ही बनेंगे। राइट। उमेश भाई, अभी थोड़ा बात करते हैं केकेआर के, क्योंकि आपने केकेआर में दो बार खेला इन टू स्टेट्स, और काफी पहले स्टेट पे तो यू हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल, चैंपियन टीम का पार्ट भी रहा है। बट इस बार केकेआर में हाउ बिग अ ब्लो वाज इट फॉर केकेआर टू मिस हर्षित राणा? हर्षित राणा का इंजरी कितना बड़ा धक्का था, और अलोंग विथ आकाशदीप, और दे आल्सो हैड टू रिलीज मुस्तफिजुर रहमान। देखिए मिस्टर फिजूर का तो हम बात ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें कोई बात करके इतना कुछ फायदा है नहीं। बट हाँ, हर्षित राणा बिल्कुल रहे, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा किया केकेआर के लिए। उनके फ्रंट लाइन बॉलर थे, वो आपको नया बॉल भी डाल के देते थे और पुराने बॉल से डेथ में भी अच्छा डाल के देते थे, क्योंकि उनकी वो पकड़ थी और वो वैसे बॉलर बन गए थे। अब जिस हिसाब से खेल भी रहे थे वो अच्छा ही कर रहे थे, तो वो आपको विकेट लेके देते थे पावर प्ले में। क्योंकि केकेआर अभी सबसे ज्यादा मिस कर रही है वो पावर प्ले विकेट्स। जो नए बॉल से विकेट मिलने चाहिए ना, वो विकेट आ नहीं रही है केकेआर के लिए। तो उसके बाद क्या होता है फिर जब आप डेथ में डालते हो, डेथ में भी आपके पास एक ही बॉलर रह गए, या तो नारायण डालेंगे आपको अच्छा। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि जब आप पावर प्ले में विकेट नहीं ले रहे हो तो फिर आपके स्पिनर्स के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। बैट्समैन सेट है, फिर नारायण और वरुण। अब वरुण ने बेटर स्टार्ट किया, क्योंकि वरुण का स्टार्ट बहुत स्लो हुआ था। तो जो हम बात करते थे ना स्पिन डुओ की, वो दोनों एक साथ काम नहीं कर रहा है केकेआर के लिए। तो कभी किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का खराब हो रहा है। नारायण कंसिस्टेंट है, पर वरुण के कंसिस्टेंट ना होने की वजह से केकेआर को काफी ज्यादा लॉस भी हुआ है। क्योंकि जो चीज चाहते थे वो वरुण से, वो हुई नहीं वरुण से स्टार्टिंग मैचों में, जिसमें वरुण काफी बड़े रन के लिए गए।
और उसके बाद जो इन एक्सपीरियंस बॉलिंग साइड था, क्योंकि सारे लड़के नए थे। वैभव शर्मा को आपने, सॉरी माफ कीजिए, वैभव अरोड़ा वैभव, को आपने नया बॉल डालने का जिम्मा दिया। वो पावर प्ले में भी डाल रहे हैं और डेथ में भी डाल रहे हैं। और जो त्यागी हैं, त्यागी थोड़े से इनकंसिस्टेंट है। कभी वो फुल टॉस डाल देते हैं और जो वेरिएशन है उसको ट्राई करने के चक्कर में कभी कभी रन हो जाते हैं। कि कल का मैच देखेंगे वो भी काफी क्लोज हो गया, 2-3 बीमर हो गए थे, नो बॉल आ गया। यूजुअली उस स्टेज में अगर शामी बैटिंग करे तो ये मैच उतना डीप जाना नहीं चाहिए था, मुझे लगता है। बट वो सर, तो मेरे को लगता है कि जो बॉलिंग अटैक है थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है जो, और केकेआर का जो स्पिनिंग डुओ है उसमें नारायण तो सही कर रहे हैं, बट जो वरुण है थोड़ा लेटली वो थोड़ा गेम में आए हैं। अब उन्होंने बेटर करना स्टार्ट किया है, तो वो चीज वो मिस करे थे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हर्षित राणा जो नया बॉल भी डालते थे और आपको पावर और डेथ में भी बॉल डाल के देते थे, वो मिस कर रहे हैं। पथिराना आने से क्या वो हल होगा, वो प्रॉब्लम हल होगा? मथीशा पथिराना इफ इज अवेलेबल फ्रॉम द नेक्स्ट गेम? देखिए, पथिराना अगर आता है तो जैसे कि आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा चीजें बेटर नहीं होने वाली केकेआर के लिए। मुझे लग रहा है कि वो, क्योंकि आके आप उनसे कहाँ कहाँ बॉलिंग करवाएंगे वो डिपेंड करता है। आप उनसे चाहते हैं कि वो डेथ में डालें, या एक आधा ओवर वो पावर प्ले में डालें, या फिर मिड ओवर में डालें, तो आपको सोचना पड़ेगा उनको यूज कैसे करना है। क्योंकि सिर्फ एक बॉलर या दो बॉलर से आप गेम नहीं जीतते, आपको टीम वर्क चाहिए कि सारे बॉलर एक साथ काम करें। और उसके बाद से हर दिन हर किसी बॉलर का तो टाइम नहीं होता, तो एक को मार पड़ेगी तो एक अच्छा करेगा, एक खराब करेगा तो एक अच्छा करेगा, तो ऐसा है, बैट्समैन का भी ऐसा ही होता है। तो वो सोच आपको सोचनी पड़ेगी। क्योंकि पथिरहना तो आ चुके हैं, लास्ट 2 गेम से हम सुन रहे हैं कि खेलेंगे खेलेंगे, बट अभी तक वो उनका आ, कोई क्लियरिटी आई नहीं कि वो कब खेलेंगे। क्योंकि लास्ट मैच में भी लग रहा था कि खेलेंगे। शायद मैं लास्ट मैच में खेलते तो शायद कुछ अलग होता था। बट अभी भी उस पर सवाल बने हुए कि पथिरहना खेलेंगे कब। वो 4 ओवर डालने के लिए फिर है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको क्लियर शीट मिल गई है श्रीलंका से। अब वो वहां पे कोलकाता आए भी हुए हैं, बट उनका फिटनेस कैसा है? वो भी अभी 4 ओवर डालने में स्ट्रगल कर रहे हैं, कि अभी भी वो पूरी तरह फिट नहीं है उनको। क्योंकि अभी तक 11 में जगह नहीं मिली ना ही। 11 तो छोड़िए, आप जो सब्स्टिट्यूट लिस्ट होती है उसमें भी नाम अभी तक डाला नहीं है, तो वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी आधा सीजन खत्म हो चुका है। हाँ, उमेश भाई, यार वो बिट सरप्राइज कि केकेआर अभी अभी तक उमरान मालिक को खिलाया नहीं, क्योंकि पिछले सीजन वो इंजर्ड रहा और पूरा सीजन उसका मिस हुआ। मगर इस बार वो जरूर है, मगर ही इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 सो फार। देखिए, हमने उमरान मलिक को ज्यादा खेलते हुए देखा भी नहीं है, और वो नेट में बॉल डाल रहे हैं। तो प्रैक्टिस मैच या नेट्स में जो भी बॉलिंग कर रहे हैं वो तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि टीम क्या सोच रही है, कि उनको लग रहा है कि उनको इंक्लूड करना चाहिए प्लेइंग 11 में, नहीं करना चाहिए वो, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ का डिसीजन है। अगर आप नेट्स में, शायद हो सकता है कि उनको लग रहा है कि इतने इफेक्टिव ना हो, या जो भी प्रैक्टिस मैच खेले तो उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया, तो माइट भी वो रीजन हो सकता है, उसके वजह से उनको इंक्लूड नहीं किया गया है अभी। ये तो आपके पास अगर पता है इतना बड़ा रॉ पेस है, 150 डालने वाला, तो आप कभी भी खिलाएंगे। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप नेट में कैसे, प्रैक्टिस में कैसे डाल रहे हो, प्रैक्टिस मैचेस आपके कैसे गए। तो वो भी एक चीज है ना सोचने वाली, कि आपके जो कोचेस हैं, जो आपके सपोर्ट स्टाफ है, आपका कैप्टन आप पे कितना कॉन्फिडेंट है कि आप उनके लिए मैच में अच्छा करोगे नहीं करोगे। तो वो उस पर डिपेंड करता है, वो उनकी सोच है। सपोर्ट स्टाफ क्या सोच रहा है, क्यों उन्होंने उनको इंक्लूड नहीं किया। या तो एक ही रीजन हो सकता है, या आपको, या तो आप नेट में अच्छा नहीं डाल रहे, या जैसा आपका मैनेजमेंट चाहता है वैसा नहीं हो रहा, कर रहे हो आप, या फिर कुछ ऐसा रीजन हो कि शायद उनको कुछ निगल है या कुछ हो। दूसरा यही रीजन हो सकता है, अदरवाइज कोई और रीजन तो नहीं है। राइट। मुंबई इंडियंस अच्छा ना करने का एक वजह क्या ये हो सकती है कि जसप्रीत बुमराह का पूरा फॉर्म में ना होना, क्योंकि उस पहले कुछ मैचेस में तो उसको विकेट भी नहीं मिला था। तो बुमराह इन इन रिदम, बुमराह इन पीक फॉर्म, ऑब्वियसली जैसे मुंबई हैज बीन 5 टाइम्स चैंपियन, और बहुत अहम किरदार निभाया जसप्रीत बुमराह ने। तो बुमराह का वो फॉर्म में ना रहना, डू यू थिंक इट्स हर्टिंग मुंबई इंडियंस? जी बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि आप अगर सिर्फ एक बॉलर पे डिपेंड हो, अगर आप पूरे 11 लोग खेल रहे हो और बोलोगे कि एक प्लेयर पे आप डिपेंड हो, तो ये तो गलत सोच है। क्योंकि ये 11 लोगों का गेम है, ये टीम गेम है। एक प्लेयर से आप हार जीत नहीं तय कर सकते, क्योंकि आपको कम से कम 3-4 प्लेयरों का अच्छा या खराब करना बनता है, तब आप जीत या हार का डिसीजन लेते हो। बुमराह बुमराह का भी प्रॉब्लम यही रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ बुमराह करेगा। बुमराह भी कितना करेगा यार? अब सबको पता होगा कि बूम को हम आराम से खेल के निकाल लें, ये आसानी से। अगर बुमराह को विकेट ना दिया और हम बुमराह को जैसे नॉर्मल क्रिकेट खेल के उनको करते, तो बुमराह भी अपना होता है यार, एक लिमिट के बाद एक फ्रस्ट्रेशन में बंदा 4 बॉल आउट करने के लिए देखता है, तो उसमें एक आधा गलत खराब बॉल गिरते तो ऑलरेडी बुमराह के साथ भी हुआ है ना। आप पावर प्ले में विकेट ले रहे हो ना,
डेथ बॉलिंग में वो प्रेशर बना पा रहे हो, क्योंकि मुंबई के अंदर भी काफी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि वो भी अपना जो प्लेइंग लेवल सेटल नहीं कर पा रहे, बॉलिंग में इश्यूज आ रहे हैं उनको, बैटिंग बैटिंग भी प्रॉब्लम है ना। अगर बुमराह अच्छा नहीं कर रहा है या अच्छा नहीं हो रहा, जस्सी का फॉर्म में नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको 200 रन चेज करने अगर आप नहीं कर पा रहे, मुंबई इंडियंस सोचने वाली बात है कि ये कितनी बड़ी टीम जिसने 5 टाइटल जीते हैं और अभी तक इतने सारे मैच वो बैटिंग के बदौलत भी जीती है, जिनका बैटिंग इतना स्ट्रांग है। और उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि सिर्फ बॉलिंग का ही प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग का भी इशू है। कभी एक प्लेयर फायर हो रहा है तो बाकी प्लेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें तो टीम गेम है ना, आपको 4-5 प्लेयरों को अच्छा करना पड़ेगा कलेक्टिवली, तो ही आप मैच जीत सकते हैं। तो मुझे लग रहा है वो इशू है, सिर्फ बुमराह के फॉर्म में होने से या ना होने से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बुमराह अकेले ही मैच नहीं जिता सकता ना आपको। हर जगह बुमराह थोड़ा डालेगा, बुमराह के पास सिर्फ 4 ओवर ही है। उमेश भाई, यू हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ आरसीबी और पिछले बार का चैंपियन साइड, एंड दे आर टेकन ऑफ फ्रॉम वेयर दे फिनिश्ड लास्ट टाइम। तो क्या आपको लग रहा है कि पंजाब किंग्स और आरसीबी जिस अंदाज से खेला है अब तक, डू यू रेकन दैट दे आर द फेवरेट्स और शायद फ्रंट रनर टू गो ऑन टू विन द टाइटल? देखिए, और अभी हाफ क्या सीजन वजह है खत्म हो गया। आरसीबी का सक्सेस का, क्या वजह है? नहीं, आरसीबी का सक्सेस का वजह ये है कि उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, उनका जो बेस्ट 11 है, वो जो 12 लड़के हैं, 12-13 वही खेल रहे हैं कंटिन्यूसली। और जो लास्ट टाइम की उनके जो प्लेइंग 11 थी, जो चैंपियंस टीम थी, उन्होंने उन उन प्लेयर्स के साथ ही कंटिन्यू किया है। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस नहीं किए, बहुत सारे टीम को ना इधर उधर नहीं किया। उनको पता है कि कौन सा प्लेयर उनके लिए काम कर रहा है, और उस पर ज्यादा फोकस है, और उनके बॉलर और बैट्समैनों पर वो भरोसा दिखाया है सपोर्ट स्टाफ ने। तो जब आप जीत के आते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है, जब आपको पता है कि हमारे टीम के पास इतने सारे बड़े नाम हैं, इतने अच्छे बॉलर हैं, और आपको सोचना नहीं है ना, क्योंकि आपका बैटिंग लाइनअप भी ऐसा है। आप ओपन करो, मिडिल ऑर्डर करो, पर आपको पता है कि 7-8 नंबर तक हमारे पास बैट्समैन है। आपके अगर 7वें 8वें नंबर पे कुणाल पांड्या आ रहा है बैटिंग करने, तो आप सोचिए ना, तो आपका माइंडसेट कैसा होगा। और बॉलिंग में भी वही है, आरसीबी का भी बॉलिंग बहुत अच्छा है। भुवी हो या फिर आपका हेजलवुड हो, वो पावर प्ले में आपको विकेट निकाल के दे रहे हैं। सब तो बेटर हो रहा ना आपके लिए। और कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा भी जब जरूरत पड़ती है टीम को, वो आते हैं और अपना काम करके जाते हैं। सो बस हम देखा जाए तो आरसीबी सिर्फ एक चीज के लिए थोड़ा स्ट्रगल करी, जो उनका छठवां बॉलर है, क्योंकि रसिक सलाम भी 2 ओवर 3 ओवर डाल रहे हैं अभी, जिस हिसाब से उनको 2-3 बार प्रॉब्लम हुए हैं, इशू हुए हैं। तो आरसीबी का दिक्कत ये होता है कि अगर किसी बॉलर को रन चले गए, तो उनके लिए जो 2 ओवर डालने हैं, वो छठवां बॉलर कौन हो सकता है, तो उसमें थोड़ा बहुत वो स्ट्रगल कर रही है। अदरवाइज आरसीबी सॉर्टेड है, उनको कोई इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। और उनका मेन पॉइंट ही हुआ है, क्योंकि अगर आप 200 भी उनके सामने बनाओ, उनका बैटिंग लाइनअप वैसे है, वो आराम से चेज करेंगे वो। सो इसलिए उनको ज्यादा सोच और वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे हैं। और दूसरा, जब हम पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब तो वैसा क्रिकेट खेल ही रहा है। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हम तो जीतने के लिए आए हैं, हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। तो माइंडसेट जब कैप्टन का माइंडसेट ऐसा है, तो टीम का आप लोग सोच लो कैसा होगा। क्योंकि जब कैप्टन आपको बोल रहा है कि वहां पे जाके आप अपना क्रिकेट खेलो, आपको दूसरे को कॉपी करने की या दूसरे जैसा खेलने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप को निकाल के बाहर लाओ ना, कि आप किस तरह के प्लेयर हो। तो वहां पे बिल्कुल प्रेशर नहीं है यंगस्टर को। और वो कह रहे हैं कि जो टीम रूम होता है, उसमें वो लोग ज्यादा वक्त बिताते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को जो भी इश्यूज हैं, वो प्रॉब्लम पे होती है, बाद उसका सोल्यूशन निकालता है। तो उन्होंने बस वही बोला है, जाइए आप अपना क्रिकेट खेलिए, दैट्स इट। आपको और बाकी सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी जो चीजें मैं लूंगा। और देखिए ना, ओपनर अच्छा करते हैं तो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। अगर ओपनर आउट हुआ है, तो आपका कैप्टन आता खुद बोलता है कि वो मैं जिम्मेदारी लूंगा। वो प्रेशर खुद ही पूरा सोक कर रहा है, वो ऐसी बैटिंग कर रहा है। और उनके पास भी बैटिंग लाइन काफी डेप्थ तक है। और बॉलिंग में यही है ना, बॉलिंग आप अच्छी डाल रहे हो तो कोई इशू नहीं है फिर। उमेश भाई, ऑब्वियसली वैभव सूर्यवंशी जिस अंदाज से पिछले बार उन्होंने एंट्री किया आईपीएल में, यंगेस्ट टू मेक हिज डेब्यू इन आईपीएल, और 2 शतक हो गया अभी, और 35 गेम और 36 गेम, इस बार तो 36 गेम में शतक लग जा रहा है उन्होंने। और जिस अंदाज से वो हैज टेकन ऑन द बोलर्स, और बोलर्स में से देखिए कौन कौन है, जसप्रीत बुमराह, हेजलवुड से लेके दिग्गज बोलर्स को जिस अंदाज से खेला। तो व्हाट वुड यू से द वे ही हैज बैटेड अगेंस्ट एंड द वे ही हैज टेकन द आईपीएल? देखिए, एक तो उसकी सोच, उसका थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि उसने डायरेक्ट बोला है कि वो कभी भी बॉलर को नहीं खेलता, वो बॉल को खेलता है। वो नाम को कभी फोकस नहीं करता कि कौन सा बॉलर है। यूजली हाँ, जहन में रहता है कि यार जसप्रीत बुमराह है, ये हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है, मोहम्मद शमी है, जो भी नाम है आप देख लो, वो रहता है। बट उन्होंने एक चीज क्लियर की कि मैं कभी बॉलर को नहीं खेलता, मैं बॉल देखता हूँ और बॉल
के हिसाब से खेलता हूँ। तो एक उनका वो स्मार्टनेस है, क्योंकि वो फियर उनके दिमाग से निकल जाता है बॉलर वाला, कि कौन मेरे सामने कौन सा बॉलर है। दूसरा, वो अपने आप को बैक करते हैं, क्योंकि लेंथ बॉल में उनके आप जो देखोगे ना शॉट्स काफी पावरफुल है, और वो लेंथ बॉल पे ज्यादा रन बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो शॉट यानी होता है ना कि आप उस पर स्ट्रांग हो, लेंथ बॉल को किधर पिक करना है किधर मारना है, तो जो वो जोन है ना मिड ऑन टू मिड विकेट वाला उनका पूरा, उनमें उनको महारत हासिल है। तो वो अपना शॉट और बेस काफी स्ट्रांग है उनका, जो हाथ आता है, जो बैट स्पीड है, और जितने जोर के वो मारते हैं, और जो बेस है ना इतना स्ट्रांग है ना, तो ताकतवर प्लेयर है। क्योंकि सेज में आपको ताकत चाहिए, 15 साल का बच्चा है, तो आपको बॉडी में जान चाहिए छक्के मारने के लिए, इतने बड़े बड़े छक्के मारने के लिए। तो मुझको लगता है कि जो उनका माइंडसेट है और जो उनका बैटिंग का स्टाइल है, जो उसकी स्टेबिलिटी है, जो उनका बॉडी पे पकड़ है, यानी जो 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 जैसे खड़े रहते हैं, और जो बैलेंस है बॉडी का, वो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है ना कि एज अ क्रिकेटर आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि आप जब खेलने जा रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो। तो उन्होंने सोचा है कि मुझे अगर अच्छा प्लेयर और बड़ा प्लेयर बनना है, तो मुझे इस तरह की बैटिंग, इस तरह के रन और कुछ विनिंग पारियां खेलनी पड़ेगी, तो ही उनके चांस ब्राइट होते जाएंगे, और वो और बेटर होते जाएंगे। और इतनी छोटी एज में ही जब आप नेट में ही आप आशर अक्षर सबको खेल रहे हो, तो वो फियर आपके अंदर से निकल जाता है, कि आने वाले टाइम में मेरे सामने कौन रहेगा, कौन सा बॉलर डालेगा। जब आप ऑलरेडी 150 नेट में भी खेल रहे हो, तो आपको फिर किस चीज का फियर। और वो लास्ट ईयर से वो चीजें होते आई हैं, तो वो कह रहे हैं वो अपना काम करते हैं, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, जो भी उनका काम है उस पे करते हैं। और जब नेट में ही आपको इतने पेस बॉलर खेलने मिल रहे हैं, तो फिर आपको मैच में आने के बाद डर थोड़ा ना, आपको थोड़ा ना देखना है कौन सा बॉलर कौन डाल रहा है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आप इतना एक्सप्रेस पेस खेल के आ रहे हो आर्चर को, तो फिर वो चीजें आसान हो जाती है आपके लिए मैचों में भी। राइट। उमेश भाई, थोड़ा आपके पर्सनल करियर पे थोड़ा गौर करें। कमिंग बैक टू यू, वेर यू कम्युनिकेटेड दैट यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन, जैसे कि आपने शुरू में ही कहा कि मीन्स लोगों का एक वो होता है ना गलत फहमी कि हम्म। आप इंजर्ड रहा, मगर आपको तो देखना चाहिए था। मगर वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि अचानक उमेश यादव इज आउट ऑफ रेकनिंग। मतलब वो जो चर्चा होती है ना, एक प्लेयर जिनके बारे में चर्चा होती है इज इन द रेकनिंग, ऐसे कुछ कम्युनिकेशन हुआ आपका आपके साथ सिलेक्टर्स का? जी बिल्कुल नहीं, मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, ना सेलेक्टर और ना कोच ने मुझे कुछ बताया। जब मैंने खेलना स्टार्ट किया और जब मेरे को छुट्टी मिलने वाली थी, क्योंकि जब मैं इंजरी के बाद रिकवर करा था, तो मुझे एक और इंजरी हो गई साथ में, जो काफ होता है, क्योंकि इतने टाइम से खेला नहीं, और सडनली जब बॉलिंग लोडअप सब बढ़ा, तो उसकी वजह से काफ इंजरी, तो उसकी वजह से 1 महीने का मुझे डिले हो गया मेरा रिकवरी में। और जब T20 चालू होने वाला था, तो हमारी टीम के जो कोच थे, सेलेक्टर वहीं पे थे, क्योंकि हम लोग दिलीप ट्रॉफी खेल रहे थे, तो सेंट्रल जोन के ही ज्यादा स्टाफ था, क्योंकि विदर्भा के काफी सारे प्लेयर थे, तो और विनर भी रहे थे, तो ज्यादा स्टाफ और वो था, कोच भी हमारे वहीं थे। और सेलेक्टर भी, उनसे मैंने बात भी की थी कि मैं T20 से खेलना स्टार्ट करूंगा, और मुझे थोड़ा आप लोग का सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि थोड़े मैच के बाद ही मैं रिदम में आऊंगा, 2-4 मैच के बाद धीरे धीरे बेटर होता जाऊंगा। तो वो सब कम्युनिकेट हुआ था, बट जब कम्युनिकेशन हुआ उसके बाद, जब T20 स्टार्ट हुआ, पहले 1-2 मैच गए, क्योंकि उसमें कोई दो राय नहीं, मैं क्यों बोलूंगा कि नहीं, ये पहला मैच खेला तो थोड़ा रिदम भागने का जो था मेरा, थोड़ा सा वो था, क्योंकि वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता ना जब तक तो आप 1-2 मैच खेलते हो। वो हुआ, फिर दूसरे मैच मैच में बेटर किया, और मैं तीसरे मैच में भी फिर और बेटर होता गया। तो मैंने पहले ही कम्युनिकेट किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि कोच की जो थिंकिंग थी कि उमेश इंजर्ड है, और दिस इज द राइट टाइम कि उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया जाए कि उमेश फिट नहीं है, फिट नहीं है, ऐसा करके उन्होंने माहौल पहले ही बनाना चालू कर दिया, क्योंकि टीम में एक मैं ही सीनियर बचा हूँ देखा जाए तो, विधवा की पूरी यंग टीम में। और उसके बाद उन्होंने माहौल बनाना किया, क्योंकि मैं एक सीनियर प्लेयर था, जो अगर कुछ भी क्वेश्चन या सवाल उठते तो मैं उसको टैकल कर सकता था या उनसे बात कर सकता था। बट होता ना कि सोच ऐसी होती है कि अगर मैं आया हूँ तो मैं पूरी टीम को खुद हैंडल करता हूँ, तो कोई आगे से बोलने वाला ना मिले मुझे। तो उनके बाद उन्होंने वो माहौल चालू किया कि नहीं वो इंजर्ड है, और उन्होंने सोचा कि ये राइट टाइम है, अगर इस टाइम पे हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि उमेश इंजर्ड है, बॉलिंग नहीं हो रही है अच्छी, तो वैसा रहेगा। क्योंकि मैं जब 2 मैच खेला उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट मुझे फोन करके बोल दिया कि नहीं, हमें यंग लड़कों को भी चांस देना है और वो करना है, और वो डिसाइड कर रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। वो मुझे बता रहे हैं कि उमेश आपका टाइम हो गया है, कि आप अभी लगता है कि सबको अपना समझना चाहिए। मुझे फोन कॉल करके बोला, मतलब ना सर नहीं, मैं अभी 2 मैच खेला हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। आपको अगर खिलाना है नेक्स्ट मैच जरूर खिलाइए, पर मुझे 4-5 गेम चाहिए ना, मुझे भी तो वापसी करनी है, और मैं इतने साल खेला हूँ, पहली बार मेरे को सर्जरी हुई, उसके वापस आना हर किसी के लिए वो रहता है। अगर बाद में मैं अच्छा नहीं करता हूँ कोई बात नहीं, आप मुझे बोल सकते हैं, पर मुझे कंटिन्यू खेलने तो दीजिए नहीं। पर वो मुझे बता रहे थे कि नहीं उमेश, तुम्हारा टाइम हो गया, हर प्लेयर का एक टाइम होता है, आपको सोचना चाहिए आपका। मैं बोला सर,
देखिए माफ कीजिए, आप उतना क्रिकेट खेले नहीं हो, बट मुझे मेरी मेरी बॉडी पता है कि मैं कितना क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो बोला ये डिसीजन आपका नहीं, आप मुझे नहीं बता सकते कि मुझे कितना क्रिकेट खेलना है। तो उन्होंने सही जगह पकड़ी। उसके बाद उन्होंने अपने जो भी सेलेक्टर्स हैं उनसे क्या बात की क्या नहीं की, क्योंकि मेरे को उन्होंने प्रैक्टिस मैच के लिए ना, वनडे के लिए के सिलेक्शन से पहले प्रैक्टिस खेलने के लिए बुलाया। प्रैक्टिस मैच खेलने के बाद शाम को टीम आई और मुझे बोल रहे हैं, और मेरा नाम टीम में नहीं है, बताइए। और उसके बाद मैं जब मैंने बोला तो कोई जवाब देने के लिए नहीं बोले, सबका ये डिसीजन था, सब बोल रहे हैं कि नहीं हमको नए लड़के ट्राई करने हैं ना, किसी का कोई कम्युनिकेशन। मैंने बस उनसे यही बोला कि सर प्लीज, अगर आपको ये सब चीजें करनी थी तो आप मुझे पहले कम्युनिकेट कर सकते थे। यानी आपने मुझे मेरा टाइम वेस्ट किया है, आपने मुझे T20 खिलाया और वनडे टीम से मेरे को बाहर कर दिया। बोला दिस इज नॉट गुड साइन, आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते थे पहले। तो ये सारी चीजें हुई। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ब्लेम वो जो हमारे सेलेक्टर थे और जो कोच है, इनका कम्युनिकेशन तो था। यू पुट द ब्लेम ऑन द विदर्भ सेलेक्टर्स एंड द कोच, क्योंकि आपको तो डोमेस्टिक खेलना ही है टू मेक अ कमबैक इनटू द इंडियन टीम। और जैसे कि पहले भी क्या, यू स्टिल हैव क्रिकेट लेफ्ट इन यू। जी बिल्कुल। मैं ऐसा बंदा हूं, अगर मुझ में अगर क्रिकेट नहीं है ना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला बंदा हूं। अगर मेरे को नहीं खेलना तो मैं डायरेक्ट आपको बोल देता कि नहीं खेलना है, मैं नहीं हो सकता, बट मुझे खेलना था, मैं गया। अगर अभी आप मुझे बताइए, इस टाइम पे इतना क्रिकेट खेलने के बाद मुझे कोई जरूरत था कि मैं जो वहां का जो प्रैक्टिस मैच था वनडे से पहले सिलेक्शन की, मैं जाके खेलूं? मैं तो डायरेक्ट भी बोल सकता था कि मैं आ जाऊंगा मैच खेलने। मैं T20 से भी पहले खेलने गया हूँ। उसके बाद भी दिक्कतें यही है कि आप क्या सोच के आप सोच रहे हो। अगर कल को मेरे साथ, आज मेरे साथ ये हुआ तो किसी के साथ भी हो सकता है। यानी आप, मैं इतना खेलने के बाद क्रिकेट, आप मुझे बिना कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेट किए हुए आप मुझे ऐसे अगर टीम से बाहर कर रहे हो, तो फिर दिस इज, तो मैं वो नहीं बोलता, बट दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट आपके लिए, जो बंदा इतने साल खेला है। आप सडनली उस पे से आप अपना वो फोकस हटा रहे हो तो कि हमें नहीं लड़के देयर ट्राई एनी करना। कम्युनिकेशन बिटवीन नेशनल सेलेक्टर्स एज वेल उमेश भाई? कोई नेशनल सेलेक्टर्स देखिए के नेशनल सिलेक्टर का तो डायरेक्ट वो था, क्योंकि वो नए लड़के देख रहे थे, और उनका उन्होंने पहले ही बोला था कि हमको नए लड़के भी देखने हैं, क्योंकि उमेश हमको आगे का फ्यूचर भी देखना है। तो वो उनका कम्युनिकेशन क्लियर था। तो बोले कि बट ऐसा नहीं है कि आप लोग हमारे उससे बाहर हो, अगर हमें जरूरत पड़ेगी, अगर हमें लगता है कि हाँ, कि हमें चाहिए कि हाँ उमेश खेले या जो भी शामी के लिए, उन्होंने सेम ही कहा है। तो उनका कम्युनिकेशन था कि हाँ हम नए लड़के देख रहे हैं, क्योंकि हमको आगे चल के फ्यूचर भी देखना है। तो वो कम्युनिकेशन करना जरूरी है। बट विदर्भा के कोचेस और सेलेक्टर ने ये कभी कम्युनिकेट किया नहीं मुझसे कि हम आगे देख रहे हैं आगे। मैं हम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बोलते तो ठीक है, मैं बोल सकता था ठीक है मैं किसी और स्टेट के लिए जाके खेल सकता हूँ, या जो भी है मैं सोच सकता हूँ। बट आप डायरेक्टली मैच के बीच में ऐसा करोगे, दिस इज नॉट गुड ना, किसी के भी लिए हो, मैं हूँ या वो कोई भी प्लेयर हो। उमेश भाई, तो आपने शामी का जिक्र किया। डू यू थिंक शामी द वे ही हैज प्लेड इन रिसेंट टाइम्स ही शुड बी गिवन अ चांस एज वेल? देखिए चांस उसका, देखिए ये बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन होता है, चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। वो कम्युनिकेशन क्या है, अगर वो परफॉर्म्स कर रहा है, अगर आपको लगता है कि ही हैज दैट क्रिकेट लेफ्ट इन हिज हिम, तो आपको बिल्कुल बनता है, क्योंकि जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं सामने, वो भी 140 पे बॉल डाल रहे हैं, अभी भी बॉल स्विंग करा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर उनके अंदर क्रिकेट बचा है, तो अगर हमें लगता है कि शामी उस टाइप का बॉलर इतना था, परफॉर्म किया है, तो हाँ चांस तो मिलना चाहिए किसी को भी। अगर कोई परफॉर्म करके आ रहा है, अब जो डोमेस्टिक क्रिकेट से इतना सारा कंटिन्यू मैचेस खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो चांस तो मिलना चाहिए। वो शामी हो, वो भूवी हो, या कोई भी हो। यानी किसी को भी आप एकदम से ऐसे सडनली आउट ऑफ द वो नहीं कर सकते ना, कि हाँ आपका टाइम हो गया है। जो भी है, देखिए आपको प्लेयर सिलेक्ट करना है तो हम परफॉर्मेंस और फिटनेस की बात करें। अगर कोई बॉलर पूरा रणजी ट्रॉफी सीजन खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, विकेट ले रहा है, तो उसका तो बनता है ना हक कि उसे भी वो क्लियर कट जो भी मिलते हैं, चांसेस मिल रहे हैं, वो मिले। और अभी हाल ही में जो करंट पेस अटैक है, जैसे कि बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध, आकाशदीप, इनको आप कैसे असेस करेंगे? देखिए बुमराह और सिराज तो काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, तो दे नो कि क्या करना है, कैसे करना है। जो बाकी दो लड़के हैं, तो मुझे लगता है कि प्रसिद्ध भी काफी टाइम से टीम का पार्ट रहे हैं। आकाशदीप है, आकाशदीप भी काफी टाइम से खेल रहे हैं, बट उनको भी जो इंजरीज के इश्यूज आए हैं, अभी दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं वो भी। बट ठीक है, आपके पास है, आपको बेंच स्ट्रेंथ तो तैयार करनी पड़ेगी, आपको फ्यूचर तो सोचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप एक या दो बॉलर पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो आपको वो बॉलिंग अटैक रेडी करना पड़ेगा, आपका बेंच स्ट्रेंथ है जो रेडी करके रखना पड़ेगा। तो ठीक है, डिसीजन के हिसाब से आप एक दो करके आप नए पुराने का मिक्स करके आगे बढ़ते रहिए, और अपने बेंच स्ट्रेंथ तैयार करते रहिए ना। एक फाइनल सवाल, हाउ सपोर्टिव, ऑब्वियसली जब उमेश यादव की बात आती है तो ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट दैट पेस ब्रिगेड, जिसमें ईशांत शर्मा, बुमराह, आप हो,
आप थे, शमी और भुवनेश्वर कुमार, वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2018, और इनमें बहुत ही अहम रोल रहा द रोल ऑफ विराट कोहली एंड रवि शास्त्री. दे वर वेरी सपोर्टिव, और ड्यूरिंग देयर टेन्योर द पेस डिपार्टमेंट वाज परहैप्स द बेस्ट. तो थोड़ा आप ये कहिए कि वो विराट के टाइम पे जो सपोर्ट आप लोग को मिला द फास्ट बॉलर्स, उनके बारे में. दैट वाज द गोल्डन एरा, आई थिंक. ऑब्वियसली अभी भी इंडियन फास्ट बॉलिंग हैज टेकन ऑफ, बट उस टाइम जो 2018 वाला सीरीज. नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जब आप इतना क्रिकेट खेलते हो ना, तो हम लोग का बैच वैसा बन गया था, सबने उतना क्रिकेट खेल लिया था, तो सबको समझ थी कि सबके क्या क्या रोल है, हमें क्या करना है एज अ बॉलिंग अटैक, एज अ बैट्समैन, और हमारा क्या टीम प्लान होगा, हमको मैचेस कैसे जीतने हैं. तो वो माइंडसेट आपका बन जाता है. तो आपकी टीम ही जब इतनी अच्छी हो, सबने कम से कम 30 40 टेस्ट मैचेस खेले हैं, किसी के और भी ज्यादा थे, किसी के 50 60 थे, तो वो टीम और वैसी थिंकिंग के प्लेयर मिले थे. क्योंकि हम लोग को तो पता था कि हम अच्छा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पर जीतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी देनी जरूरी थी टेस्ट मैच में, कि हम बाहर भी जाके जीत सकते हैं. क्योंकि आपके पास, हम पहले बात करते थे, हमारे पास 140 प्लस डालने वाले बॉलर बहुत कम थे, पर जब हम लोग का पैटर्न या जो ग्रुप आया, उनमें सारे बॉलर ऐसे थे जो 140 प्लस डाल रहे थे. तो मैं सिर्फ जी चीज क्या चाहिए थी हमें, जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था बाहर जाके. तो वो चीज की जब शुरुआत हुई, तब लोगों को लगा कि नहीं, ये टीम अब बन चुकी है, ये टीम ऐसी है कि जो किसी भी देश में जाएगी तो वो जीतने का दमखम रखती है. तो वो माइंडसेट वैसा था. जब विराट ने भी हमें साथ में लेके, जब हमारी मीटिंग होती, तो हमारी सोच ऐसी होती थी जीतने के लिए, कि हमें जीत के लिए क्या करना है. हमें क्रिकेट सर्वाइव नहीं करना था, हमें जीतना था. क्योंकि जब टीम जीतती है तो वो चीजें और बेटर होती जाती है. तो लोग समझते हैं कि किस तरह की मेहनत इस चीज के लिए लगी है, और क्या क्या चल रहा है टीम में, हम किस लेवल पे सोच रहे हैं, और कहाँ जाने की तो हमारी ये कोशिश है. कितना अच्छा रहता है कि इतने, ये कितना डिफरेंस होता है जब जब एक कैप्टन का सपोर्ट मिलता है. मींस ये इट्स अ जनरलाइज क्वेश्चन कि जब एक कैप्टन का सपोर्ट मिलता है, तो एज अ फास्ट बॉलर तो कितना अहम होता है एक फास्ट बॉलर का करियर के लिए. देखिए, अगर सपोर्ट स्टाफ और आपका कोच का आपको टीम को सपोर्ट है, प्लेयर को सपोर्ट है, तो आपको अब वो बिलीव होता है. क्योंकि वो आप में वो बिलीव दिखा रहे हैं, वो 100% श्योरिटी दे रहे हैं, यार आप हमारे टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो टीम अच्छा करेगी. और और हम लोग आपके साथ हैं. तो सिचुएशन जो भी होगी, हम एज अ टीम खेल रहे हैं, और जहां पे भी जरूरत पड़ेगी, हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं. तो वो चीजें, एज अ टीम खेलना और एक दूसरे को बैक करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. जब आपको अगर जीत जारी रखनी है ना, और जहाँ कहीं भी अगर आपको जाके जीतना है, तो वो माइंडसेट बहुत जरूरी है, कि एक दूसरे के लिए खेलना, एक दूसरे के साथ खेलना, मिल के खेलना, एज अ टीम खेलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो मुझे लगता है वो चीज विराट के एरा में हमें मिली, और सपोर्ट स्टाफ से भी मिली, कि हमारा काम एक ही था, यार जीत के लिए खेलना है, और उसके लिए जो भी चाहिए होगा हम करेंगे. तो वो होता ना कि वो श्योरिटी, वो बिलीफ, वो जब आपने दिखाया जाता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली, आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. तो मुझे लगता है ये टीम के साथ हमारे टाइम पे वो वही हुआ है. उमेश यादव का कोई रिग्रेट? हाँ, देखिए, लाइफ में जो चीज सोची नहीं थी वो भी हुआ, वो भी मिला मुझे. सब कुछ जो चाहता था वो मिला. हाँ, थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि शायद थोड़ा और बेटर कर सकता था, पर कोशिश अभी भी जारी है. जब भी चांस मिलेगा तो उस पर लगे रहेंगे, क्योंकि स्पोर्ट एक ऐसी चीज है, आप हमेशा सीखते रहते हैं. क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहेगा, वो भले ही आपसे बड़ा हो या छोटा हो, आप ना किसी से हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो वो चीज़ हमेशा चलती रहेगी. तो मैं अभी भी जितना भी क्रिकेट खेला हूँ, मैं सोच रहा हूँ अभी भी मैं सीख रहा हूँ. तो कोशिश यही है, सीखते रहूंगा और बेटर करने की कोशिश करते रहूंगा. So thank you very much उमेश भाई को. Obviously our good wishes will always be there कि आप अच्छे करें और आगे जाके obviously और भी आगे क्रिकेट बढ़ाइए. तो that was उमेश यादव exclusive. Keep watching this space to get all the updates throughout our coverage of sports. This is me Debashis signing off for Red Sports. Keep watching Red Sports.